वो नमाज अदा करने के बाद जाई नमाज तह करके रखते हुए उठकर चबूतरे पर आकर लेट गया। कैदी नंबर 608, आपको एसीपी साहब ने बुलाया है, सलाखों को लाठी से खटखटाकर कांस्टेबल ने कहा तो वो उठकर बैठ गया। कुछ देर के बाद वो एसीपी साहब के कमरे में मौजूद था और वहां बैठे इंस्पेक्टर सागर ने खड़े होकर उसे सलाम किया। जिस लड़की के कत्ल का आप पर इल्ज़ाम लगाया गया था वो एक इल्ज़ाम ही है। कल दोबारा से आपके केस को रीओपन किया जाएगा और आप बाइज्जत रिहा होंगे, इंस्पेक्टर सागर ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों रहते हो इंस्पेक्टर? तुम्हारा रवैया मेरे साथ वैसा नहीं रहता जैसे आम मुजरिमों के साथ होता है, और अब तुम मुझे बेगुनाह भी साबित करना चाहते हो, वो तल्ख लहजे में बोला। मेहरबानी की कोई वजह होती है सर, और वजह यह है कि बरसों पहले बरसती बारिश में आपने एक भाई की बहन की इज्जत की हिफाजत की थी। जो शख्स किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता वो अपनी ही महबूबा का कत्ल क्यों करेगा? जो कि दुनिया की हर औरत को इज्जत की निगाह से देखता हो वो अपने घर की इज्जत को बेइज्जत क्यों करेगा? मुझे शक था, मगर फिर वो शक खत्म होता चला गया जब मैंने उस औरत को जिंदा देखा। सबूत ला चुका हूं, अब रिहा करवाना मेरा काम है, वो इंस्पेक्टर मुअद्दबाना अंदाज में बोला जा रहा था तो वो सर झटक कर उठकर खड़ा हो गया। रहने दीजिए, कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। गढ़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपनों को तकलीफ होती है, वो सपाट लहजे में बोलता आगे बढ़ा। और अगर कल को एक बेटे को किसी ने ताना दे दिया कि उसका बाप इस तरह का इंसान था तो? कल को अगर बेटे ने बड़े होकर पूछ लिया कि मेरा बाप कैसा था तो? माँ की शफकत तो नहीं मिल सकी, बाप की शफकत से भी महरूम कर देना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर सागर की बात पर उसके कदम एकदम थम गए और हसीन आंखों में हल्की सी नमी के साथ कर्ब झलका था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो शाह, खुद को बर्बाद मत करो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए ये सब करो, एसीपी सागर ने खड़े होते हुए संजीदगी से कहा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ खुफिया अदालत में केस हल होगा और इसके बारे में किसी को कोई इत्तला नहीं दी जाएगी, वो सपाट लहजे में बोलता बाहर की जानिब बढ़ गया। अगले ही दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया और सारे सबूत उसे बेगुनाह साबित कर रहे थे, तो उसे जो सज़ा दी गई थी उसे माफ़ करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो 2 साल के बाद उस जेल से रिहा होकर बाहर आया था। उसका मैनेजर नम आंखों से उसके लिए फूलों की माला लिए खड़ा था। वो गाड़ी में बैठा तो मैनेजर ने गाड़ी को रोड पे डालते हुए उसे मुख्तसर सब कुछ बताया। जैसे जैसे वो सुनता जा रहा था उसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थीं। फिर उसके लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट तैरने लगी। सर, किसी होटल में ले चलूं? मैनेजर ने मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। नहीं, उसी जगह ले चलो जहां पर मेरी बहुत सी अच्छी और बुरी यादें हैं, वो सर्द लहजे में बोलता सीट की बेक से टेक लगाए आंखें मूंद गया। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाड़ी में उसका फेवरेट सॉन्ग चल रहा था। इसे बंद कर दो ज़ुबैर और इसे मेरी प्लेलिस्ट से निकाल देना। आई हेट दिस सॉन्ग। कुछ देर के बाद वो सर्द लहजे में बोला तो मैनेजर ने सर हिलाते हुए टेप रिकॉर्डर को बंद कर दिया। वो अभी अभी ऑफिस से घर पहुंची थी और अभी चेंज करने के बाद वो कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बना ही रही थी कि मुलाजिमा ने आकर बताया कि बाहर उनसे मिलने के लिए कोई आया है। वो कॉफ़ी पीने का इरादा मुलतवी करते हुए बाहर आई और सामने लाउंज में टांग पर टांग रखे बैठे शख्स को देखकर जैसे उसकी सांसें ही रुक गईं और टांगों में वाज़ेह लर्जिश थी। चंद सेकंड में उसका पूरा बदन जैसे पसीने से भीग गया था। वो शख्स संजीदगी से देखता हुआ उसके पास आया। मेरा बेटा कहाँ है? उस शख्स ने आंखों में आंखें डाले सर्द लहजे में पूछा। वो साकित सी उसकी सुर्ख अंगारा आंखों को देख रही थी। मैं आपको अंसर से मिलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकती, वो निगाहें चुराते हुए बोली तो उस शख्स ने कहर बरसाती निगाहों से उसे देखा। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। मैं अंसर से ना सिर्फ मिलकर जाऊंगा बल्कि उसे साथ लेकर जाऊंगा। वो चबा चबा कर बोलता आगे बढ़ने लगा तो वो तेज़ी से उसके सामने आ गई। एक कातिल का अंसर से कोई ताल्लुक नहीं है, कातिल हैं आप अंसर की माँ के। वो चिंघाड़ कर बोली तो वो मुट्ठियां भींच कर उसकी तरफ पलटा। तुम्हारी बहन को मैंने कत्ल किया है, इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर होता भी तो तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगी। मैं सुल्तान शाह हूँ और मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला तो वो लब भींच कर रह गई। फिर वो उसकी साइड से होता लंबे लंबे डंग भरता अंसर के कमरे की जानिब बढ़ा। वो भी तेज़ी से उसके पीछे लपकी। वो 7 साला अंसर के कमरे में पहुंचा तो अंसर अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था। हाय बेबी, सुल्तान शाह ने जैसे ही अंदर जाकर कहा तो अंसर की आंखें चमक उठी। बाबा, वो चिल्लाता हुआ अंसर के गले लग गया।
कहाँ चले गए थे आप बाबा? आपको पता है मैं आपको कितना मिस करता था। मामा इस दुनिया से चली गई और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। अंसर ने शिकवा किया तो मुंतहा खान की आंखों में नमी सी तैरने लगी, मगर सुल्तान शाह का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। मैं अब आ गया हूं ना, कहीं नहीं जाऊंगा, वो मुस्कुराकर बोलता उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। मुंतहा अपना माथा मसलते हुए बाहर आईं तो इबाद खान उसी वक्त अंदर दाखिल हुए। बाबा, थैंक गॉड आप वापस आ गए हैं। पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी सुल्तान शाह को देखकर, वो रिहा होकर सीधा यहीं पे आया है। वो बोली तो इबाद खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसी वक्त सुल्तान शाह नीचे उतरता दिखाई दिया तो वो तीर की मानिंद उसकी तरफ बढ़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? वो चिंघाड़ कर बोले। शेर को पिंजरे में कैद कर देंगे तो वो कभी आज़ाद नहीं होगा। सुल्तान शाह कभी कैद में नहीं रह सकता। सुल्तान हमेशा सुल्तान था और रहेगा। मैं कैद हो गया था तो बिजनेस की दुनिया में आपका राज हो गया। ये खान हाउस कभी शाह पैलेस हुआ करता था। सिर्फ 15 दिन में सुल्तान शाह दोबारा से अपने बिजनेस को उसी ऊंचाई पर पहुंचाएगा जहां पर छोड़ कर गया था, और ये दोबारा से शाह पैलेस कहलाएगा। तब तक मैं आउट हाउस में रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि किसी किस्म की चाल नहीं खेलेंगे, क्योंकि सुल्तान शाह से खेलना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला तो वो लब भींच कर रह गए। फिर वो वहां से निकला और तेजी से बाहर बने हुए आउट हाउस में चला गया। फिर हकीकतन सुल्तान सुल्तान ही साबित हुआ था। उसने जहां छोड़ा था वहीं से इब्तदा की थी, और महज 10 दिन में उसने सबसे बड़ी डील भी हासिल कर ली थी, और साथ ही उसने खान इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस दिया था, जिसकी वजह से खान पैलेस को नीलाम होना पड़ा। और ठीक 15 दिन के बाद वो आउट हाउस से अंदर की जानिब आया तो इबाद खान और मुंतहा अपना बैग पैक करके बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। नन्हा अंसर अफसुर्दा सा बैठा था। चले अंसर, हमें निकलना है, मुंतहा ने कहा तो वो उठकर खड़ा हो गया। अंसर कहीं नहीं जाएगा, आप लोग तशरीफ ले जाइए, सुल्तान शाह ने सर्द लहजे में कहा। तो मुंतहा का रंग जर्द पड़ गया। नहीं, अंसर मेरे साथ जाएगा, मैं अंसर को आपके साथ नहीं छोड़ूंगी, वो तड़प कर बोली। अंसर मेरा बेटा है और वो मेरे साथ ही रहेगा। तुम सिर्फ उसकी खाला हो और मैं उसका सगा बाप, वो सपाट लहजे में बोला। फिर मुंतहा की लाख मिन्नत और अंसर के रोने के बावजूद सुल्तान शाह नहीं पिघला था। मुंतहा और इबाद खान बिना अंसर के ही वहां से निकल आए। वो अपने पहले घर में आए तो मुंतहा अपने कमरे में आते ही फूट फूट कर रो दी और आज से 2 साल पहले के वाक़यात के बारे में सोचने लगी। मुंतहा और अज़हा 2 बहनें थीं। दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। अज़हा मुंतहा से 8 साल बड़ी थी और उसकी शादी इबाद खान के बिजनेस राइवल सुल्तान शाह से हुई थी। इबाद खान का काफ़ी बरस से बिजनेस की दुनिया में एक नाम था, लेकिन सुल्तान शाह ने जैसे ही बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो इबाद खान का जैसे नामो निशान ही मिटने लगा था। इबाद खान खुद सुल्तान शाह से मिलने गए और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और सुल्तान शाह को उनकी बेटी अज़हा खान बहुत पसंद आई। अज़हा अपने एक क्लास फेलो को पसंद करती थी, मगर उसने अपने बाप की इज्जत की खातिर सुल्तान शाह से शादी का फैसला कर लिया। लेकिन ये फैसला कुछ अरसे के बाद ही गलत साबित हो गया। जब अज़हा शादी के 2 महीनों के बाद प्रेग्नेंट हुई तो नाराज़ होकर खान हाउस आ गई और सुल्तान शाह उसे डरा धमकाकर वहां से ले आया। वक्त के साथ साथ दोनों का रिश्ता बिगड़ता ही चला गया। फिर आज से 2 साल पहले वो क़यामत का दिन था, जब सुबह ही सुबह खान हाउस में ये इत्तला मिली कि सुल्तान शाह ने अपनी बीवी अज़हा को कत्ल कर दिया। इबाद खान तो जैसे ढह हो गए। सुल्तान शाह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और सारे सबूत सुल्तान शाह के खिलाफ थे, तो उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। मगर न जाने अब कैसे सारे सबूत फेक साबित हुए। अज़हा की मौत को महज एक हादसा करार दे दिया और आज से 17 दिन पहले पुलिस ने उसे रिहा करने का ऐलान किया। इस शख्स ने जेल से निकलते ही सब कुछ फिर से बिगाड़ना शुरू कर दिया था। वो कब से कमरे में तन्हा बैठकर हिचकियों से रो रही थी और उसका ध्यान अंसर की जानिब ही था। बाबा प्लीज़ अंसर को ले आइए, मैं इस कातिल से पास कैसे अपने अंसर को छोड़ दूं? अगर उसने अंसर को भी मार दिया तो? वो हिचकियों के दरमियान बोली तो इबाद खान ने सर्द आह भरते उसे देखा। मैं बहुत बेबस हूँ मेरे बच्चे, वो शख्स अब हमें चैन का सांस नहीं लेने देगा। मैं भी अंसर के बारे में बहुत परेशान हूँ, इबाद खान ने कहा। बाबा अब हम क्या करेंगे? वो तड़प तड़प कर रो दी और इबाद खान बेबसी से अपनी बेटी को देखते गए। सुल्तान शाह अंसर के कमरे में दाखिल हुआ तो वो तकिए में चेहरा छुपाए रो रहा था। उठिए अंसर, खाना खाइए, सुल्तान शाह ने उसके पास बैठते हुए कहा। आपको मुझसे प्यार है ना बाबा? वो उठकर बैठते हुए उम्मीद भरे लहजे में बोला। बिल्कुल है बेटे, उसके माथे पर बोसा देते हुए गंभीर लहजे में बोला। तो फिर ठीक है,
मुझे मासी माँ वापस चाहिए, उनके बगैर नहीं रह सकता मैं, प्लीज़ बाबा। वो रोते हुए उसके कुशादा सीने में चेहरा छुपा गया। सुल्तान शाह की पेशानी पर अनगिनत बल पड़ गए। आपकी मासी माँ यहाँ नहीं आ सकती, ये घर आपके बाबा का है और आपके बाबा ही ये फैसला करेंगे कि यहाँ पर कौन रह सकता है और कौन नहीं। अब उठकर आइए, खाना खाते हैं। वो सर्द लहजे में बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। हरगिज़ खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं मासी माँ से नहीं मिलूंगा, वो चिल्लाकर बोला तो सुल्तान शाह ने जब्त से उसे देखा। ओके फाइन, जब आपको भूख लगेगी तब आप खुद ही खा लेंगे, वो सपाट लहजे में बोलता बाहर निकल आया। सुल्तान शाह भी बिना खाए पिए ही अपने कमरे में आ गया था। अगले दिन सुबह भी जब अंसर नाश्ते की टेबल पर नहीं आया तो वो गुस्से से उसके कमरे में आया तो वो बेड पर बेसुध सोया था और उसका जिस्म आग की मानिंद तप रहा था। उसकी हालत देखकर सुल्तान परेशान हो गया। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया और डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया बच्चा ज़हनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अगर ऐसा ही रहा तो इस नन्हे से बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है। डॉक्टर की बात पर वो परेशान हो गया। जब तक उसका बुखार नहीं उतरा उसके पास से नहीं हिला था और होश में आते ही वो फिर से मुंतहा से मिलने की जिद कर रहा था। ओके, आप चाहते हैं कि आपकी मासी माँ इस घर में हमेशा के लिए आ जाए, तो ऐसा ही होगा। उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोला तो अंसर का चेहरा खिल उठा था। अब आप जल्दी से नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपकी मासी माँ को अपने साथ लेकर आऊँगा। उसके सिल्की बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला तो वो जल्दी से नाश्ता करने लगा। सुल्तान भी नाश्ता करने के बाद घर से निकला और उसने ऑफिस की बजाय गाड़ी का रुख खान हाउस की तरफ मोड़ लिया। वो खान हाउस में पहुंचा और जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ उसे देखते ही पास आई। अंसर नहीं आया। वो उलझे हुए बालों में सुर्ख आंखों के साथ सुल्तान शाह को ठिठकने पर मजबूर कर गई। कहाँ है अंसर? इसने बेताबी भरे लहजे में पूछा तो वो उससे निगाहें चुराता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया। इबाद खान भी तेजी से नीचे उतर आए थे। बात करने आया हूँ आपसे, उम्मीद करता हूँ कि मुझे मायूस नहीं करेंगे, वो सर्द लहजे में बोला। क्या बात करनी है तुम्हें अब? इबाद खान ने नागवारी से पूछा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसने गोया उनके सरों पर धमाका किया था। मुंतहा भी फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर यहाँ से निकालूंगा। मेरी एक बेटी को मारकर तुम्हारा जी नहीं भरा जो दूसरी को मारने के लिए ले जाने आए हो? इबाद खान गरज कर बोले। बीती बातों को भूल जाइए, मैं सिर्फ और सिर्फ अंसर की वजह से यहाँ पर हूँ। मेरे बेटे ने कल से कुछ नहीं खाया था, पूरी रात वो बुखार में तपता रहा है और मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि उसकी मासी माँ को इस घर में लेकर आऊँगा। उसके लिए मुझे अगर आपको भी कत्ल करना पड़ा तो कर दूंगा। वो इबाद खान की आंखों में आंखें डालकर बोला तो मुंतहा का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी हरगिज़ तुम्हें नहीं दूंगा, वो चिंघाड़ कर बोले। मुझे और भी तरीके आते हैं आपकी बेटी को हासिल करने के। मैं सुल्तान शाह हूँ, मेरे नाम से ज़्यादा मेरी बदनामी मशहूर है। सोच लीजिए आज की रात, और जवाब हाँ में ही होना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में आपकी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा और ज़बरदस्ती निकाह कर लूँगा। वो इत्मीनान से बोलता इबाद खान को साकित कर गया। फिर वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। मुंतहा गुमसुम सी सोफे पर बैठी थी। बाबा, मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ, एकदम से वो बोली तो इबाद खान ने उसे बेयकीनी से देखा। मैं हरगिज़ उसके हवाले नहीं कर सकता तुम्हें, वो नागवारी से बोले तो वो उठकर उनके कदमों में बैठ गई। बाबा, इस शख्स के जुर्म का घड़ा भर चुका है, मैं इसके खिलाफ पक्के सबूत हासिल करूंगी और साथ ही मुझे अपने अंसर को भी बचाना है, प्लीज़ बाबा, वो इल्तिजाइया अंदाज में बोली तो इबाद खान गुस्से से उठकर खड़े हो गए। फिर मुंतहा ने उन्हें मनाकर ही दम लिया। अगले ही दिन सुल्तान शाह अपने कुछ आदमियों के साथ आया और उससे निकाह करके शाह पैलेस ले आया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो अंसर उसे देखकर ही खिल उठा था। इसे प्यार करने के बाद उसके पास ही कमरे में लेटी थी कि अचानक से अंसर ने कहा, आप तो मेरे बाबा की अब बीवी है ना, और हस्बैंड वाइफ तो इकट्ठे एक रूम में रहते हैं और उनकी बेबी दूसरे रूम में, तो आप बाबा के कमरे में जाइए ना। अंसर ने कहा तो अंदर दाखिल होता सुल्तान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बिल्कुल ठीक कहा मेरे शेर तुमने, और मैं आपकी मम्मा को ही लेने आया था, और आइंदा से आप इनको मासी माँ नहीं मम्मा ही बोलेंगे। सुल्तान शाह ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा तो वो जैसे सिमट सी गई। फिर कुछ देर के बाद वो सुल्तान शाह के साथ मजबूरी से उसके कमरे में आ गई। सुल्तान शाह कमरे में आते ही काउच पर बैठते सिगरेट सुलगाकर उसे जांचती निगाह से देख रहा था। तुम्हारा भी किसी मर्द से अफेयर था क्या? वो तुम्हारी बहन का होता था ना, अपने किसी क्लास फेलो को पसंद किया करती थी, सुल्तान शाह ने कहा।
शर्म नहीं आती आपको? एक मरी हुई औरत के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं। वो नागवारी से बोली तो सुल्तान शाह ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने कोई गलत बात नहीं की। सुल्तान शाह ने सिगरेट का कश भरते हुए उसके मुकाबिल आकर कहा। जी बिल्कुल, आप जैसे घटिया इंसान को किसी बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो आपने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। वो चुभते लहजे में बोलते पलटने लगी तो सुल्तान शाह ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब करता उसकी सांसों से अपनी सांसें उलझा गया। वो उसके सीने पर नाखून से खराशे डालती उसे धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर सुल्तान शाह ने उसकी हर मुज़ाहिमत को रायगां करते हुए उसे यूं ही जकड़े बेड पे पटका तो वो दर्द से कराहती सीधी होने लगी। मगर सुल्तान शाह पे न जाने कौन सा जुनून तारी था, वो फुर्ती से उस पे झुकता उस पे अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। वो चीखते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम करते हुए उस पर हावी होता अपना हक जताता चला गया। फिर वो उसके पहलू में लेटे गहरे गहरे सांस भरते उसे देखने लगा, जो कि अब बेसुध सी लेटी थी। सुल्तान शाह ने उसके पहलू से उठते उस पे कंफर्टर ओढ़ा और फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होने के बाद आकर कुछ देर आराम करने लगा और सुबह को जब उठा तो वो अभी तक बेसुध लेटी थी। उसने तैयार होने के बाद दोबारा से उस पे निगाह डाली तो वो टस से मस नहीं हुई। वो चलता हुआ उसके पास आया और उसका कंफर्टर हटाकर देखा तो अपने लब भींच गया। मुंतहा उठो, अंसर को स्कूल जाना है। वो उसको बाजू से हिलाते हुए बोला तो एकदम से ठिठक गया और फिर जल्दी से उसके माथे और रुखसार को छुआ तो वो आग की मानिंद दहक रहा था। वो लब भींचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर अरीशा को फ़ोन मिला गया। कुछ ही देर में वो पहुंच गई थी और चेक करने के बाद उसे देखा तो वो निगाहें चुरा गया। फिलहाल तो इसे ताज़े पानी से नहला दो ताकि इसके बुखार का जोर टूटे। होश में आए तो ये मेडिसिन दे देना और इसके बाद खुद ही इंजेक्शन भी लगा देना, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली और फिर बाहर निकल गई। वो उसे गोद में उठाता हुआ वॉशरूम तक लाया और उसे जैसे ही खड़ा करते रूफ शावर ऑन किया तो वो पानी डलने से सटपटाकर आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। उसकी कमर में हाथ डालते उसे दीवार से लगाता उसके चेहरे से पानी को साफ करते उसे देखने लगा। वो बार बार खुद को पानी से बचाने के लिए उसी में सिमट रही थी। उसकी कुर्बत सुल्तान शाह के जज्बात को भड़का रही थी। फिर वो बमुश्किल अपनी बंद आंखें खोले रखे पीछे होने की कोशिश करने लगी तो सुल्तान शाह ने आहिस्ता से उसे छोड़ दिया और वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि वो दोबारा से उसे नरमी से थाम गया। तुम ठीक हो? सुल्तान ने संजीदगी से पूछा तो वो हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। वो शख्स उसकी समझ से बाहर था। रात को वो उसके साथ जानवरों सा सलूक करके अब उसकी केयर कर रहा था। फिर उसको बादगाउन थमाकर बाहर निकल गया। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती फ्रेश होने के बाद बादगाउन पहनकर बाहर आई तो सुल्तान शाह फ़ोन पर किसी के साथ मसरूफ़ था। उसे देखते ही उसने जग में से जूस डाला और ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। वो बिना कुछ बोले ग्लास थामकर घूंट घूंट उसे पीते हुए साथ में सुल्तान शाह को भी देख रही थी। फिर जूस खत्म करने के बाद उसने मेडिसिन दी और उठकर बाहर चला गया। कुछ देर के बाद अंसर तैयार होकर अंदर आया और उससे मिलने के बाद स्कूल के लिए निकल गया। वो अंसर को स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस पहुंचा और अभी उसे बैठे कुछ देर ही हुई थी कि अरीशा अंदर दाखिल हुई। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? वो उसको बैठाते हुए बोला। खाना पीना बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? अरीशा ने संजीदगी से सवाल किया तो वो लब कुचलते हुए निगाहें चुरा गया। चुप क्यों हो? जवाब दो प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो उसकी बात के जवाब में चिढ़कर बोला। तुम्हें बात करनी होगी। तुम ऐसे तो नहीं थे कि किसी और के किए की सज़ा एक बेगुनाह को दो। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसके साथ इस कदर जानवरों जैसा सलूक किया। अरीशा ने संजीदगी से कहा। तो और क्या करता? उसने मुझे गुस्सा बहुत दिलाया था और वैसे भी जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उसकी बहन याद आई। शदीद नफ़रत महसूस हुई और मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। वो तल्ख लहजे में बोला। उसकी बहन ने जो किया सो किया, मगर वो नहीं जानती कि उसकी बहन ने कुछ गलत किया था। उसे तो यही पता है आधी दुनिया की तरह कि उसकी बहन ने सब कुछ गलत किया था, मगर तुम इस तरह उस मासूम को सज़ा नहीं दे सकते। वो अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, अरीशा ने कहा तो वो तल्ख अंदाज में मुस्कुरा दिया। वो दोनों एक ही खून है और उनकी तरबियत भी एक ही है और मुझे यकीन है कि वो भी वैसी ही बेवफा होगी। उसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। अरीशा ने तासुफ से उसे देखा। ज़रूरी नहीं कि वो एक जैसी हों तो उनकी तरबियत भी एक जैसी हो। अज़हा और मिजाज की थी, मगर मुंतहा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अज़हा से छोटे होने के बावजूद बहुत समझदार और हसास लड़की है। इन 2 सालों में उसने जिस तरह तुम्हारे बेटे को संभाला है ना, वो भुलाने के काबिल नहीं है। अज़हा ने तो कभी अपने बेटे को सीने
देने से भी नहीं लगाया था। प्लीज़ अपनी आंखों से ये नफरत की पट्टी हटाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मेरे बाबा कहा करते थे कि अपने दुश्मनों को खुद पे खुश होने का मौका मत दिया करो, और यही मैं तुम्हें मशवरा दूंगी। तुम साबित करो अपने दुश्मनों पर कि तुम बहुत खुश हो उसकी बिना भी, और तुम्हें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरीशा ने कहा तो वो तल्ख लहजे में मुस्कुरा दिया। मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे फ़र्क पड़ता है तो पड़ता है। मैंने उस लड़की से इस कदर मोहब्बत की, उससे वफ़ा निभाई, मगर उसने मुझे क्या दिया? ज़िल्लत, साजिश और बेवफ़ाई। मेरे दिल पे लगे हुए गहरे ज़ख्म शायद ज़िंदगी भर इसी तरह रहेंगे। उसकी आवाज़ में इस बार आंसुओं की आमेज़िश थी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, और एक दोस्त होने के नाते ही तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ कि प्लीज़ छोड़ दो ये सब नफ़रतें और एक बार ज़िंदगी को जी कर देखो। खैर, मेरा काम था तुम्हें मशवरा देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। और रही तुम्हारी कॉफ़ी, वो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर में पिएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे क्लिनिक के लिए निकलना है, अरीशा ने उठते हुए कहा और फिर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद वो उठकर विंडो के पास आया और बाहर झांकने लगा और दिमाग कुछ अरसा पहले हुए वाक़यात को सोचने लगा था। उसे आज से तकरीबन 3 साल पहले ही ये बात पता चली थी कि अज़हा का वो महबूब वापस आ चुका है। अज़हा ने तो उसे कभी भी ज़िंदगी में वो प्यार नहीं दिया था, मगर वो अपनी सारी मोहब्बत उस पर निछावर करता था, उसके लाड उठाता था। मगर वक्त के साथ साथ वो उससे दूर होने लगी, और तब उसे पता चला कि उसकी ज़िंदगी में वो शख्स वापस लौट आया है और वो उससे छुप छुप कर मिल रही है। और 2 साल पहले की वो रात बहुत ही भयानक थी, जब उसे एक कॉल रिसीव हुई और किसी ने उसे बताया कि उसकी बीवी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में मौजूद है। वो अफरा तफरी में वहां पहुंचा, और जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ तो आगे का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। उसकी बीवी एक गैर मर्द की बाहों में नीम बरहना लेटी थी। वो गुस्से से पागल हो गया। क्या कर रही थी ये तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? वो चीख कर बोला। तुमने देख लिया, बहुत अच्छी बात है, अब तुम मुझे तलाक दे दो। मुझे जो उसकी बाहों में सुकून मिलता है ना, वो तुमसे नहीं मिला। वो इंतहाई बेबाकी से बोली तो सुल्तान कर्ब से आंखें मीच गया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो उसे गले से जकड़े चिल्लाने लगा, और रेहान उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक से उसकी आंखों के सामने अपने मासूम बेटे की सूरत लहराई तो वो उसे जोर से पीछे धकेलते हुए पीछे हटा। मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। तुम जैसी गंदगी को मैं अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। वो चीख कर बोला और फिर उसे तलाक देते वहां से निकल आया। मगर वो नहीं जानता था कि उसके खिलाफ साजिश हो चुकी थी। उसे भड़काना, ये सब कुछ रेहान और अज़हा की प्लानिंग ही थी। उन लोगों ने कमरे में कैमरे फिट करवाए थे, और फिर जो कुछ वहां पर हुआ उसे थोड़ा सा बदलकर और ही रंग बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हुए अज़हा को मुर्दा साबित कर दिया। वो उस दिन सुबह सुबह जब अपने वसीओ अरीज लाउंज में बैठा था तो पुलिस ने आकर उसे अज़हा के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। अज़हा की लाश भी गायब थी। 1 महीना गुजर चुका था। पुलिस ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया, मगर उसके पास कुछ बताने के लिए होता तो वो बताता। फिर एक दिन पुलिस को एक लाश मिली और सारे सबूत ये जाहिर कर रहे थे कि वो अज़हा की लाश है। उसने चिल्ला कर कहा कि इस लाश का एक बार DNA टेस्ट कर लिया जाए, मगर किसी ने उसकी बात को नहीं माना था। और सबसे बढ़कर तो इबाद खान ने इस बात की इजाज़त ही नहीं दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी को अब मज़ीद तकलीफ दी जाए। केस चलता जा रहा था और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। मगर कुछ अरसा पहले इंस्पेक्टर ने लंदन में रेहान और अज़हा को एक साथ देखा और उन लोगों की वीडियो बना ली। फिर उसने पाकिस्तान आकर इस वीडियो को सबूत के तौर पर ACP को दिखाया, मगर पुलिस इसको हकीकी मानने पर तैयार ही नहीं थी। और अरीशा तक ये बात पहुंची तो अरीशा तो पीछे ही पड़ गई थी। और इसी ही पुलिस ने इस केस को दोबारा से तहकीक करने का सोचा और एक अंडरकवर एजेंट को लंदन में भेजा। और वहां पर उसने जब तहकीक की तो पता चला कि अज़हा आज से कुछ महीने पहले रेहान से शादी करके लंदन शिफ्ट हुई थी। मुकम्मल तहकीक के बाद वहां के मकामी पुलिस से राब्ता करके उनको अरेस्ट करने का कहा गया, मगर वो दोनों एकदम से गायब हो गए। लेकिन पुलिस के पास चूंकि अब सबूत था तो किसी बेगुनाह को जेल में नहीं रख सकते थे, और इसीलिए 1 माह पहले उसे अज़हा के कत्ल केस से बरी कर दिया गया। मगर वो दिल में ठान चुका था कि जब तक वो अज़हा के अंदर हसरत और तकलीफ नहीं देखेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। मगर 2 दिन पहले वो दोनों पाकिस्तान आकर अपने आप को बरी करवा चुके थे तो सुल्तान शाह महज कलस कर रह गया था। दरवाजे पर होती दस्तक से वो माजी से हाल में वापस आया तो दरवाजे पर उसका मैनेजर खड़ा था। उसने अंदर आने की इजाज़त दी और फिर मीटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स वगैरह डिस्कस करने लगा। शाम को वो जब घर पहुंचा तो मुंतहा लाउंज में बैठी हुई थी और उसका चेहरा मुरझाया सा लग रहा था। वो संजीदगी भरी निगाह डालकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया।
रात के खाने पर वो टेबल पर उससे दोबारा मिला। वो अंसर से बातें करने में मसरूफ थी। वो खाना खाते हुए गाहे बगाहे उन दोनों पर निगाह डाल रहा था। फिर खाना खाने के बाद वो कॉफ़ी का कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद मुलाजिमा कॉफ़ी लेकर आई। मुंतहा को कहिए कि मैं कमरे में बुला रहा हूँ, वो संजीदगी से बोला तो मुलाजिमा सर इस बात में हिलाती बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद मुंतहा अंदर आई तो वो उसे गहरी निगाहों से देखता उसके करीब आया। वो उसके करीब आने पर जल्दी से 2 कदम पीछे को ले गई और उसकी हरकत पे सुल्तान के माथे पर बल पड़ गए। खैर, पॉइंट की बात करता हूँ। कल मैंने एक पार्टी दी हुई है और मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं वो मेरी बीवी से भी मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए कल तैयार रहना और अच्छी सी साड़ी पहनना। वो बोला, साड़ी? मगर मुझे साड़ी नहीं पहननी आती और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करूंगी, वो जल्दी से बोली। तो सुल्तान ने सर्द निगाह से उसे देखा। फिक्र मत करो, पार्लर वाली तुम्हारी हेल्प कर देगी। मैं सुबह ही द मून वाली को फ़ोन कर दूंगा, वो अपनी किसी न किसी लड़की को भेज देगी जो तुम्हारी तैयारी में मदद करेगी। वो इत्मीनान से बोलता बेड की जानिब बढ़ गया। अगले दिन वो शाम को घर पहुंचा तो मुंतहा अभी तक तैयार नहीं हुई थी। तुम अभी तक वैसे ही बैठी हो, पार्लर वाली नहीं आई क्या? उसने नागवारी भरे अंदाज में पूछा। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, फ़ोन आपने किया था ना, और मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी, मगर नहीं आई। वो तिनक कर बोली तो सुल्तान दांत पीसता उसके करीब आया और उसके बाजू को मरोड़ते हुए कमर से लगाते उसे अपने करीब किया। सुल्तान की झुलसती सांसों से मुंतहा को अपना चेहरा झुलसता महसूस हो रहा था। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है सुल्तान, वो नम लहजे में बोली तो उसके मुंह से सुल्तान नाम सुनकर उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। वो उसे पीछे धकेलते हुए गहरे गहरे सांस भरने लगा। फिर सर झटककर उसने पार्लर वाली को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मौसम ख़राब होने की वजह से कोई भी लड़की आने को तैयार नहीं थी। वो झिंझलाता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। जाओ, जाकर तैयारी मुकम्मल करो, मैं तुम्हारी साड़ी पहनने में मदद कर दूंगा। वो कहता हुआ अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो ट्राउज़र पहने शर्टलेस बाहर आया तो मुंतहा साड़ी के ब्लाउज़ की डोरियों के साथ उलझ रही थी। फुल ब्लाउज़ था मगर पीछे से डीप गला था जहां डोरियों का जाल बना था। वो अपने बाल जूड़े में मुक़य्यद किए साड़ी की फॉल दुरुस्त कर रही थी। वो तौलिया बेड पर फेंकता हुआ उसके पास आया और उसके पल्लू को खींचकर उसका रुख अपनी तरफ किया और उसकी साड़ी को सेट करने लगा। मुंतहा तो साकितो जामिद सी देख रही थी। कसरती बदन और 6 पैक और माथे पर बिखरे बाल और सुर्खो सफ़ेद रंगत उसे हसीन तरीन मर्द साबित कर रहे थे। वो यकटक उसे देखे जा रही थी और दिल तो जैसे पसलियों में धड़क रहा था। उसका लम्स उसे बेचैन कर रहा था। फिर साड़ी ठीक करने के बाद वो पीछे हटा और अपने कपड़े पहनने लगा। वो दोनों पार्टी में पहुंचे तो हर एक की निगाहें उन पर ही थीं। दोनों की जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कहा जा रहा था। सबसे मिलने के बाद वो उसे एक टेबल पर बिठाकर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातों में मसरूफ हो गया। पार्टी से फारिग होने के बाद वो घर पहुंचे और वो आते ही कपड़े चेंज करने चला गया। जब वो कपड़े चेंज करके बाहर आया तो वो साड़ी के ब्लाउज की डोरियों को खोलते हुए हलकान हो रही थी। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आया और उसकी डोरी खोलने लगा, मगर उस पर सख्ती से गिरह बन चुकी थी। तुम्हें डोरियां तक नहीं खोलनी आती, देखो कैसे उलझा कर रख दिया है इन्हें, वो कहते हुए झुका और फिर दांतों के साथ उसकी डोरियों को खोलने लगा। उसका लम्स गर्दन पर महसूस करते मुंतहा का हलक खुश्क हो गया। वो डोरी खोलकर पीछे हटा ही था और वो कपड़े पकड़कर वॉशरूम में जाने ही वाली थी कि अचानक से लाइट ऑफ हुई और उसी वक्त जोर से बादल गरजे और वो चीख मारती उसके सीने से लग गई। वो उसकी शर्ट को दबोचे उसके बहुत करीब थी और उसके लब ऐन सुल्तान के सीने को मिस करते सुल्तान के अंदर हलचल मचा गए। वो उसे खुद में भींचते उस पर शिद्दतें बरसाने लगा, मगर उस दिन की निस्बत आज उसके लम्स में कुछ अलग था। सुबह को सुल्तान की आंख खुली तो उसने गर्दन घुमाकर देखा तो अपने इतने करीब कंधे पर सर रखे पुरसुकून सी सोई मुंतहा को देखकर वो लब भींच कर रह गया। फिर उसने गुस्से से उसे पीछे धकेला तो वो हड़बड़ाकर उठकर उसे हैरानगी से देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह मुझे बहका लोगी? तुम जैसी 2 टके की लड़की को सुल्तान शाह सिर्फ इतना ही रुतबा देता है जितना एक तवाइफ को। वो उसके जबड़े दबोचकर दहाड़ा तो मुंतहा का चेहरा एहसास तौहीन से सुर्ख हो गया। दिमाग खराब है आपका, सही कहती थी आपिया कि आप एक साइको इंसान हैं। न जाने उन पर क्या क्या सितम ढाते थे और यहाँ तक कि उनका कत्ल। शट अप, जस्ट शट अप। वो उसकी बात को काटते हुए इस कदर जोर से दहाड़ा कि मुंतहा का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया, मगर उसने अपने हवास को बरकरार रखते हुए खुद को संभाला। बहुत तकलीफ हुई ना ये बात सुनकर? मुझे भी हुई जब आपने मुझे एक तवाइफ के साथ निस्बत दी। दर्द सिर्फ आपको ही नहीं होता मिस्टर सुल्तान शाह, मैं भी एक गोश्त पोश्त के इंसान हूँ।
हाँ, कल रात मैं आपकी शख्सियत के साथ जकड़ी गई थी और यहाँ तक कि भूल गई कि आप मेरी बहन के कातिल हैं। वो जवाबन तलख लहजे में बोली तो सुल्तान ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो अब, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए उसके जबड़े दबोच कर बोला, नफरत है मुझे आपसे, बहुत नफरत। वो नम लहजे में बोलती सुल्तान के गज़ब को मजीद बढ़ा गई। वो उसके जबड़े को मजीद सख्ती से दबोच गया। फिर वो उसे पीछे धकेलते हुए उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो सिसकियों से रोती हुई अपना चेहरा तकिए में छुपा गई। पूरा दिन उसने रोते सिसकते गुजारा था और उसे कल रात अपने हवास खो देने का गम ज्यादा था। फिर वो उठकर स्टोर रूम में आई जहां पर उज़ा की कुछ तस्वीरें पड़ी थीं। उसने वहां से उज़ा की एक तस्वीर उठाई और वहीं स्टोर रूम में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। सॉरी आपिया, मैं बहुत बुरी बहन हूँ कि आपके शौहर में दिलचस्पी लेने लगी हूँ, मगर क्या करूँ मैं। वो शख्स इस कदर शानदार है कि मैं अपना आप हार रही हूँ, ये जानने के बावजूद कि वो आपका कातिल है, मगर फिर भी मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा है। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब होती हिचकियों से रोते हुए उसकी तस्वीर को गले लगा गई। उसे यूं अपनी बहन के लिए रोता तड़पता देखकर दीवार की ओट में खड़े सुल्तान शाह ने जोर से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख थीं। फिर वो सर झटककर ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को रमज़ान का चांद नज़र आने की वजह से वो ऑफिस से घर आने के बजाय तरावी पढ़ने के लिए चला गया। उसका हमेशा से यही रूटीन रहा था कि रमज़ान में वो ज़्यादातर वक्त रात का मस्जिद में गुजारता था और तरावी का ज़रूर एहतमाम करता था, और उसने ज़िंदगी में कभी रोज़ा नहीं छोड़ा था। और उज़ा रोज़े नहीं रखती थी तो वो उससे नाराज़ भी होता था और उसे कहता था कि वो एक बार उसकी खातिर रोज़ा रख ले। मगर उज़ा तो फिर उज़ा थी, उसके लिए उसकी स्किन केयर और टाइम पर खाना खाना ही सब कुछ था। वो तो चाहती थी कि वो भी रोज़े ना रखे बल्कि उनका फिदिया दे दिया करे, मगर वो उसे कैसे समझाता कि एक तंदुरुस्त आदमी का बिला वजह रोज़ा छोड़ना ही बहुत सख्त गुनाह है और इसका कोई फिदिया नहीं होता। फिदिया एक बीमार शख्स दे सकता है जिसकी ठीक होने के कोई चांस ही ना हो। वो तरावी पढ़ने के बाद घर पहुंचा तो मुलाजमा को उसने सुबह नाश्ते का मेन्यू बताया। फिर वो तहज्जुद के वक्त जब उठा तो मुंतहा भी कमरे में मौजूद नहीं थी। ये कहाँ चली गई? वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला तो मुंतहा किचन में खड़ी नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े बहुत पाकीज़ा लग रही थी। तुम रोज़ा रखोगी? उसने हैरत अंगेज़ अंदाज में पूछा तो मुंतहा ने चौंक कर उसे देखा। क्यों, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? अगर आप जैसा कातिल रोज़ा रख सकता है तो मैं तो फिर आपसे अच्छी मुसलमान हूँ। वैसे अगर आप अपने रोज़े रखकर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो मेरा ख्याल है कि कत्ल जैसा जुर्म माफ़ नहीं होगा। मुंतहा ने अपने अज़ली कड़वे लहजे में कहा तो सुल्तान ने बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया। ये रमज़ान का महीना और सहरी का वक्त ना होता ना तो तुम्हारी इस बदतमीज़ी का ज़रूर जवाब देता, वो सर्द लहजे में कहता हुआ बैठकर खाना खाने लगा। मुंतहा ने भी उसके साथ सहरी की और फिर वो बर्तन उठाने लगी और सुल्तान उठकर मस्जिद के लिए चला गया। ये तुम्हारे साहब जी कितने दिनों तक रोज़े रखेंगे? मुंतहा ने उसके जाते ही मुलाजमा से पूछा। साहब जी सारे रोज़े रखते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा सदका खैरात भी करते हैं, और यहाँ तक कि सब मुलाजमों और उसके अलावा जो भी गरीब लोग हैं उनके घर राशन पूरा महीना डलवाते हैं। मुलाजमा ने बताया तो वो चौंक गई। ओह, तो 1 महीने के मुसलमान हैं आपके साहब जी? वो कड़वे लहजे में बोली तो मुलाजमा ने नासमझी से उसे देखा। वो क्या होता है बाजी, 1 महीने का मुसलमान कोई अलग चीज़ होती है क्या? हाँ ना, कुछ लोग होते हैं पूरा साल गुनाह करेंगे मगर सिर्फ 1 महीना रमज़ान का इसमें नेक बन जाते हैं, और जैसे ही आखिरी रोज़ा होगा ना उनका फिर शैतान जाग जाएगा। उसके लहजे में काट थी। नहीं नहीं, हमारे साहब जी ऐसे नहीं हैं, मुलाजमा ने कहा। ओ अच्छा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि तुम्हारे साहब जी ने अपनी पहली बीवी को कत्ल किया था और उसके कत्ल के जुर्म में 2 साल जेल काट कर आए हैं। वो मुंह बनाकर बोली। आपने अपनी आंखों से देखा था साहब जी को कत्ल करते? किसी ने भी नहीं देखा। वीडियो में सिर्फ इतना था कि साहब जी गुस्से से चिल्लाते हुए उनका गला दबा रहे थे और पास ही एक मर्द खड़ा था। आपने एक बार भी नहीं ये सोचा कि आपकी बहन इस कदर नाजेबा हालत में इस होटल में किसी गैर मर्द के साथ क्या कर रही थी? और एक बार सोचें कि जब एक गैरतमंद मर्द अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखेगा तो वो ऐसे ही मरने मारने पे उतर आएगा ना? मुलाजमा ने संजीदगी भरे लहजे में कहा तो मुंतहा ने हैरानगी से उसे देखा, जो कि मुलाजमा होकर जड़ पे उतर आई थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को अपने साहब जी के साथ नमक हलाली के लिए किसी नेक और पाक औरत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? वो गुस्से से बोली। नेक और पाक औरत बड़ी बात है, शायद आप बहुत मासूम हैं या फिर आप तक असल बात नहीं पहुंची। आप तो कभी भी इस घर में नहीं आई ना, मगर हम रहे हैं। आपकी बहन का किसी और मर्द के साथ चक्कर चल रहा था। खबरदार, तुमने मजीद बकवास की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, एक बार तहकीक ज़रूर कीजिए,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, और जो दुनिया ये कह रही है ना कि वो बेगुनाह थी, सब गलत है। और जो साहब जी पर इल्ज़ाम है ना कि उन्होंने मार दिया, वो भी गलत ही होगा, क्योंकि मैं अपने साहब जी को जानती हूँ, वो कभी किसी की जान नहीं ले सकते। मुलाजिमा तो सुल्तान शाह के गुण गाते नहीं थक रही थी, और मुंतहा का पारा हाई हो गया था। वो गुस्से से उठकर कमरे में आ गई। किस कदर घटिया इंसान है ये, मेरी बहन के खिलाफ इस कदर प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अपने नौकरों तक को ये बताया है कि पहली बीवी बदकिरदार थी। आने दो इसे घर, फिर बताऊंगी मैं इसे, वो तिलमिलाकर बोली। फिर नमाज अदा करने के बाद वो वहीं पर बैठी तस्बीहात करने लगी, और कुछ देर के बाद वो अंदर आया तो वो तीर की मानिंद उसकी तरफ बढ़ी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बहन बदकिरदार थी? अपनी गलतियों और गुनाहों को छुपाने के लिए एक मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपका मासूम बेटा जब बड़ा होगा, सवाल करेगा, तो क्या जवाब देंगे कि उसकी माँ बदकिरदार थी? वो उसका गिरेबान पकड़े चीख कर बोली तो सुल्तान शाह ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली। तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो लड़की। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इसी के एहतराम में तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हद से बढ़ जाओ। वो तब कर बोलता उसे पीछे धकेलता वार्डरोब की जानिब बढ़ा। मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। कपड़े निकालते सुल्तान के हाथ थम गए, और वो जब्त से आंखें मीचकर 2-3 गहरे गहरे सांस भरता उसकी तरफ पलटा और दोबारा से चलता हुआ उसके सामने आया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले इस घर से दफा हो जाना। और हाँ, मेरे बेटे को साथ ले जाने की, उसे भड़काने की कोशिश मत करना, और तलाक के पेपर्स वो तुम्हें भेज दूंगा। वो सपाट लहजे में बोला तो वो तिलमिला उठी। अंसर मेरे साथ जाएगा, और अगर आपने जाने नहीं दिया तो मैं कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा दायर करवाऊंगी कि आप एक खूनी हैं, और एक खूनी के साथ एक मासूम बच्चा परवरिश नहीं पा सकता। वो चीख उठी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और हाँ, शाम को जब मैं घर वापस आऊं, मुझे तुम नजर नहीं आऊंगी, वरना मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। ये ना हो कि मैं एक और कत्ल कर डालूं। तुम्हारी बहन का कातिल तो कहलाता ही हूं, और मुझे दूसरा कत्ल करने में कोई आर महसूस नहीं होगी। सर्द लहजे में बोला तो मुंतहा के अंदर खौफ की लहर उठी, और वो उसकी सुर्ख आंखों से घबराकर पीछे हुई। सुल्तान एक झटके से मुड़ा और वहां से निकलता चला गया। शाम को वो घर से जाने से पहले अंसर को भी साथ ही ले आई थी। सुल्तान रोज़ा खुलने से कुछ देर पहले घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि मुंतहा घर से जा चुकी है, और अंसर भी उसके साथ गया है। अंसर के जाने का सुनकर सुल्तान के अंदर जैसे आग ही लग गई थी, मगर वो खुद को जब्त करता हुआ डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ा, और रोज़ा अफ्तार करने के बाद उसने मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा की, और वहीं से वो खान हाउस में आ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो अंसर लाउंज में इबाद साहब के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसे देखते ही भाग कर आकर उसके साथ लिपट गया। वो उसकी पेशानी पर बोसा देता इबाद साहब को सलाम करता मुंतहा के कमरे की जानिब बढ़ा। मुंतहा अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, और वो जैसे ही जाए नमाज लपेट कर मुड़ी तो दरवाज़ा धाड़ से खुला और सुल्तान शाह अंदर दाखिल हुआ। उसके गज़बनाक चेहरे को देखते ही वो एक पल के लिए खौफजदा हुई, मगर वो इस चीज़ के लिए खुद को ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार कर चुकी थी। वो दरवाजे को दोबारा से बंद करता उसके करीब जाने लगा तो वो घबराकर पीछे को कदम लेने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ वार्डरोब से लग गई। वो उसके पास आता, दाएं बाएं हाथ रखता उसका रास्ता महसूर कर गया। ये क्या बदतमीज़ी है, हटिए पीछे। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए अपने लहजे की कपकपाहट को काबू करते बोली, तुम्हें मेरे गज़ब से डर नहीं लगता क्या? सुल्तान शाह ने उसके जबड़े दबोचकर चबा चबा कर पूछा। नहीं लगता, और क्यों डरूंगी मैं आपसे? जब आप गलत होकर नहीं डरते तो मैं सही होकर कैसे डर सकती हूँ? वो जल्दी से अपने आप पर काबू पाते हुए गुस्से से बोली। सुल्तान ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, और फिर उसके याकूती लबों पर मौजूद तिल को देखकर उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। वो बेइख्तियार होता उस पे झुका, मुंतहा उसके सीने पर मुक्के बरसाते रोते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर सुल्तान ने उसके दोनों हाथों को जकड़कर दीवार से पिन करते अपनी शिद्दत बढ़ा दी। उसे लगा कि आज तो उसकी सांसें बंद ही हो जाएंगी। फिर जैसे ही वो पीछे हटा तो वो शिकवा कुना निगाहों से उसे देखती बेदर्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। मेरे बेटे को इस सब में यूज़ मत करो, तलाक तुमने मांगी थी और मैं दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अंसर का ख्याल होता ना तो तुम हर हाल में इस रिश्ते को निभाती, मेरे हर सितम के बावजूद, मेरी हर ज्यादती के बावजूद। मगर नहीं, तुम रिश्ते कैसे निभा सकती हो? जैसी तुम्हारी बहन थी वैसी ही तुम हो, बेवफा, मफाद परस्त। नफरत करता हूँ मैं तुमसे भी और तुम्हारी बहन से भी। वो गुस्से से बोलता पलटा और दरवाज़ा खोलते ही वहाँ से निकलकर लाउंज में आया। अंसर बेटे, चलिए घर चलते हैं, वो पास आकर बोला।
लेकिन बाबा मम्मा ने बोला कि हम थोड़े दिन यहीं पर रहेंगे, प्लीज़ मुझे अभी नहीं जाना, मैं मम्मा के बगैर नहीं रह सकता। वो जल्दी से बोला तो सुल्तान शाह ने लब भींचकर सीढ़ियों के किनारे खड़ी मुंतहा को देखा, जिसकी आंखों में तमस्खुर था। वो मुठ्ठियां भींचकर उसका रुखसार थपथपाकर बाहर की जानिब बढ़ता चला गया। इबाद साहब की आंखों ने उसका बाहर तक ताक़ुब किया था और वो कई दिनों से बहुत उलझन का शिकार थे, क्योंकि सुल्तान ने अपनी बहुत बड़ी डील में खान इंडस्ट्री को अपने साथ रखा था। और इसके अलावा कल रात उन्होंने उसे लोगों के घरों में राशन देते हुए देखा तो हैरान ही रह गए थे। यही तो था उसका असल रूप, और ये बात वो जानते थे कि सुल्तान शाह किस कदर नेक और हसास इंसान है। उनका दिल न जाने क्यों अब इस बात की नफ़ी करने लगा था कि वो उनकी बेटी का कातिल हो सकता है। इसीलिए उन्होंने आज सुबह ही एसीपी साहब से बात की। ऐसा आखिर क्या हुआ था कि सुल्तान शाह को पुलिस ने रिहा कर दिया? ऐसे कौन से सबूत आपको मिले थे कि सुल्तान शाह बाइज्जत बरी हो गया? तो एसीपी कुछ पल के लिए खामोश रह गए, मगर साथ ही उन्होंने ये कहा, सुल्तान शाह ने हमें किसी भी किस्म की बात बताने से मना किया है। एसीपी साहब के जवाब पर उनका माथा फिर से ठनका था और अब वो एसीपी साहब से मिलने ही जा रहे थे। नमाज़े इशा अदा करने के बाद वो एसीपी साहब के घर पहुंचे तो एसीपी साहब उन्हें देखकर हैरान रह गए। प्लीज़ सागर साहब, मुझे सब जानना है कि मेरी बेटी का कातिल रिहा क्यों है। तुमने ही कहा था ना कि मेरी बेटी तुम्हारी भी बेटी है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या सुल्तान शाह ने तुम्हें पैसा दिया था? क्या तुमने अपनी ईमानदारी को बेच दिया है? वो इंतहाई गुस्से से बोले तो एसीपी सागर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं कभी अपनी ईमानदारी नहीं बेचता, और रहा सुल्तान शाह, तो अगर सुल्तान शाह ने पैसा ही देना होता ना तो आज से 2 साल पहले देता। ये तो सुल्तान शाह की आला ज़र्फ़ी है कि उसने खंदा पेशानी से अपने ऊपर इल्ज़ाम तो ले लिया, मगर आपको नीचे नहीं गिरने दिया। जानना चाहते हैं ना कि वो रिहा क्यों हुआ? सुनिए, जिस बेटी के कत्ल के जुर्म में आपने उसे अंदर करवाया था ना, वो बेटी आपकी कभी मरी ही नहीं। लंदन में वो एक मशहूर बिजनेसमैन और जो कि उसका आशिक भी रह चुका है, आगा रेहान के साथ वो रिलेशनशिप में रह रही है, और ईद के बाद उन दोनों की शादी की पहली सालगिरह है। आपकी बेटी ने अपना नाम अज़हा से बदलकर अतीक़ा रख लिया है। एसीपी सागर ने जैसे उनके सर पर बम ही फोड़ दिया था। वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रहे थे। नहीं, ये सब झूठ है, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, इबाद साहब ने तड़प कर कहा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद बेटी वाला हूँ, और हमें ये बात सुल्तान शाह ने बताने से मना की थी। इसीलिए ये केस खुफिया अदालत में चला और वहीं पर हमने सबूत पेश किया, वो रिहा हो गया। और इस बात पर उसने ज़रूर पैसा खर्च किया है, और वो भी इसलिए ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। सुल्तान शाह वाकई हीरा है, कद्र करो उसकी। तुम्हारा बेटा नहीं है, मगर तुम यकीनन उसके लिए उसके बाप जैसे हो, क्योंकि वो बिना किसी वजह के नहीं कर रहा। तुम्हें वो अपना समझता है, इसीलिए उसने इस राज को राज रख लिया है। एसीपी सागर बोलते जा रहे थे, मगर उनका दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। वो बमुश्किल उठे और घर वापसी के लिए निकल आए। वो किस तरह घर पहुंचे वही जानते थे, और लाउंज में आते ही वो ढह हो गए। न जाने कितनी देर वो वहीं पर बैठे रहे थे, और फिर वो अपने कमरे में आ गए। रात का आखिरी पहर चल रहा था और सहरी का वक्त हुआ था। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर बाहर जाते, मगर वो खुद को संभालते हुए वुज़ू करने चले, और वुज़ू करके जैसे ही वो बाहर आए तो घबराहट से पूरा बदन पसीने से शराबूर हो गया। नाना जान, क्या हुआ आपको? वो सीना जकड़े दोहरे हुए थे कि अंसर ने उसके पास आकर घबराए हुए अंदाज में पूछा तो उन्होंने नम आंखों से उसे देखा। मुंतहा को बुलाइए, वो बमुश्किल बोले तो अंसर दौड़ता हुआ बाहर आया। कुछ ही देर में मुंतहा तेजी से अंदर दाखिल हुई तो उन्हें यूं जमीन पर दोहरा होकर गिरा देखकर उसकी चीखें ही निकल गईं। घर की दोनों मुलाजुमा भी उसकी चीख सुनकर अंदर दाखिल हुईं। ड्राइवर को फ़ोन कीजिए, उन्हें कहें फ़ौरन पहुंचे, हमें बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। वो बोली तो मुलाजमा जल्दी से फ़ोन मिलाने लगी, मगर दूसरी तरफ फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। आप सुल्तान भाईजान को बुला लीजिए ना। मुलाजमा की बात पे वो ठिठक गई। फिर उसने एक नज़र इबाद साहब पर डाली, वो बेहोश हो चुके थे, और फिर उसने जल्दी से सुल्तान का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से सुल्तान की गंभीर आवाज़ कानों से टकराई। सुल्तान, प्लीज़ हेल्प मी, वो रोते हुए बोली तो दूसरी तरफ सुल्तान एकदम से सीधा होकर बैठ गया। मुंतहा, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? सुल्तान ने बेकरारी भरे लहजे में पूछा। बाबा को कुछ हो गया है, प्लीज़ आप आ जाइए, वो रोते हुए बोली। डोंट वरी, मैं अभी आ रहा हूँ, वो बोला और फिर कॉल काट दी। 10 मिनट में सुल्तान शाह वहां पर पहुंच चुका था, और जल्दी से उसने इबाद को गोद में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा, और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था।
मुंतहा बेंच पे बैठी रो रही थी और सुल्तान बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। फिर डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, तो मुंतहा मजीद शिद्दत से रोने लगी। सुल्तान बेबसी से उसे देख रहा था। बाकी की रात और अगला पूरा दिन वो लोग वहीं पर रहे थे और इबाद साहब को अभी तक होश नहीं आया था। मुंतहा और सुल्तान ने इफ्तारी भी बस पानी पीकर की थी। मुंतहा निढाल सी बैठी थी और सुल्तान ने उसे देखा और फिर चलता हुआ उसके पास आया। मुंतहा, आओ बाहर कैफेटेरिया में जाकर कुछ खा पी लेते हैं, इस तरह रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। वो नरमी से बोला तो मुंतहा ने उसे कहर आलूद निगाहों से देखा। मेरे बाबा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं और आपको खाने की पड़ी है। मेरे बाबा है ना तो मुझे दर्द है, आपको क्या दर्द हो सकता है? उनके लिए आप तो यही चाहते हैं कि हम में से हर एक मर ही जाए। पहले मेरी बहन को मारा और अब मेरी जिंदगी खराब कर दी। और मेरे बाबा जो है ना, आज जिस हालत में है आपकी वजह से हैं, क्योंकि आपने उन्हें दुख दिया है। वो दिल ही दिल में मेरी बर्बादी पर करते हैं। काश मैंने इतना बड़ा फैसला ना लिया होता। आपसे शादी करना ही गलत था। कातिल हैं आप। वो उसका गिरेबान पकड़े चिल्लाई और इर्द गिर्द के लोग खड़े उनका तमाशा देख रहे थे। सुल्तान शाह ने मुट्ठियां भींचकर उसे देखा, फिर वो बिना कुछ बोले एक झटके से मुड़ा और वहां से निकलता चला गया। अगले दिन शाम को इबाद साहब को होश आया था और वो जैसे ही उनके पास मिलने पहुंची तो वो उसे देखते ही रोना शुरू हो चुके थे। बाबा, आप टेंशन मत लिया करें। और सुल्तान शाह आपको पसंद नहीं है ना? आप नहीं चाहते थे कि मैं उसके साथ रहूं, मगर मैंने अंसर की खातिर उससे शादी की। लेकिन अब बस मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगी। मैं आपको इस तरह तड़पते नहीं देख सकती। उनका हाथ थामकर रोते हुए बोली तो वो नफ़ी में सर हिला गए। वो हौले हौले बोलते जा रहे थे और वो सुनकर शॉक्ड ही रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? मतलब वो जिंदा है? सिर्फ मरने का नाटक किया उन्होंने? वो बेयकीनी से बोली। तुम्हें याद है बेटे, तुम उसे हमेशा समझाया करती थी कि किट्टी पार्टीज छोड़कर अंसर की तरफ ध्यान दो, मगर उसने कभी भी तवज्जो नहीं दी और उसे किट्टी पार्टीज में जाते हुए उसे कोई और मर्द पसंद आ गया, अपने शौहर के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ। छी, मुझसे तो ये अल्फाज तक अदा नहीं हो रहे शर्म से। मैं जीते जी मर गया और ये सोचकर कि मैं सुल्तान शाह का कैसे सामना करूं, पल पल मर रहा हूं बेटे। क्या कुछ नहीं कहा मैंने इस बच्चे को, मगर हौसला है इसका। एक बार भी उसने पलटकर मेरी नफ़ी नहीं की। अगर वो चाहता तो कह सकता था कि बदकिरदार तो आपकी बेटी थी। मैं उसकी जगह होता तो सच में उसे कत्ल कर देता। लेकिन सुल्तान शाह था जिसने उसे सिर्फ तलाक देने पर इक्तफा किया। वो फटी फटी आवाज़ में बोले, साथ ही उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद अपने दिल से टीसें उठती महसूस कर रही थी और उसे शर्मिंदगी के साथ साथ सुल्तान शाह का दर्द भी दिल तक महसूस हुआ। अगले दिन सुल्तान शाह उनसे मिलने आया तो उन्होंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। प्लीज़ अंकल, इस तरह मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे बड़े हैं और मैं अपने माजी को भूल जाना चाहता हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। फिर कुछ देर बैठने के बाद वो वापस चला गया। उसने एक बार भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। वो दिल ही दिल में कुढ़ रही थी। 2 दिन के बाद इबाद साहब को छुट्टी हो गई थी। सुल्तान शाह उन्हें घर ड्रॉप करने के बाद वापस चला गया था और एक बार भी उसे नहीं कहा था कि वो भी साथ चले। आज 21वीं रात थी और उसे भी ईद की शॉपिंग करनी थी। फिर मज़ीद 2 दिन रहने के बाद वो वापस शाह मैंशन आ गई। दोपहर से शाम हो चुकी थी मगर सुल्तान शाह वापस नहीं आया था। उसकी बेचैन निगाहें उसी को तलाश कर रही थीं, मगर वो आधी रात को घर आया और बगैर उससे बात किए बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अगले 2 दिन भी इसी तरह गुजर गए। आज 27वीं रात थी तो उसने सब काम जल्दी से निपटाए और तस्बीह करती लाउंज में ही बैठ गई। फिर रात को वो तकरीबन 11 बजे के करीब घर आया और वो लाउंज में ही उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी, मगर उसके खंकारने पर जल्दी से उठकर बैठी। उसे खफा खफा निगाहों से देखने लगी। ये कौन सा टाइम है घर आने का? इतना भी नहीं पता कि घर में आपकी बीवी मौजूद है, बच्चा मौजूद है? सुल्तान शाह ने हैरत अंगेज अंदाज में देखा। उसके तेवर आज अलग से थे। मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम था, ईद से पहले पहले निपटाना ज़रूरी था। वो सर झटक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो तेज़ी से उसके पीछे आई। वो वार्डरोब से कपड़े निकालते वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा तो वो एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। समझते क्या है आप खुद को? जानबूझकर रहे हैं ना ये सब? मुझे इग्नोर करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? वो तब कर बोली तो सुल्तान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। मेरा रास्ता छोड़ो। तुम्हें ये इतना हक जताकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना, फिर ये एकदम से मेरे आगे पीछे क्यों घूमने लगी हो? वो तंजिया लहजे में बोला। वो उसके अंदाज पर जैसे सुलग कर रह गई। हाँ तो क्यों ना जताऊं हक? बीवी हूं मैं आपकी, मुझे पूरा हक हासिल है और आप मुझे इससे रोक नहीं सकते। वो उसके मजीद करीब आते हुए बोली।
सुल्तान ने लब भींचकर उसकी बोलती गजाली आंखों से निगाहें चुराईं। मैं तुम्हें कोई हक नहीं देना चाहता और मैं अपने भी हर हक से तुम्हें आज़ाद करता हूँ। वो सपाट लहजे में बोलता पलटने लगा तो वो उसकी बाजू से खींचकर वहीं रोक गई। आप इस तरह नहीं कर सकते, बीवी हूं मैं आपकी यार, वो लब चबाते हुए बोली। मगर इसके साथ साथ तुम मेरी पहली बीवी की बहन भी हो, मेरी वो पहली बीवी जिसने मेरे होते हुए किसी और मर्द के साथ। वो बात अधूरी छोड़ते लब भींचकर रुख फेर गया। मैं उन जैसी नहीं हूं, मुझे अपने रिश्ते निभाना आते हैं। मैं आपका दर्द समझ सकती हूं। मैं चाहती हूं कि आप अपना हर गम भुला दें। मैं आपकी मंजिल हूं और आप मेरी, और हम एक दूसरे के साथ अगर वक्त गुजारेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका गम खत्म होने लगेगा। मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगी कि आपके सारे जख्म भर जाएंगे। वो बोलते हुए उसके सीने पर सर रख गई। सुल्तान शाह ने एक झटके से उसे खुद से अलग करते जोर से धक्का दिया तो वो जमीन पर गिरी। तुम्हारी औकात यही है, और तुम्हें क्या लगता है मैं एक बार फिर से ये मोहब्बत के झांसे में आऊंगा? नेवर। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो मगर मेरे दिल पे लगे हुए घाव नहीं भर पाओगी। तुम्हें क्या पता दिल पे जो जख्म लगता है उसका दर्द कितना होता है? तुम मुझसे मोहब्बत की बात मत करना आइंदा से। इस मोहब्बत नाम से ही नफरत है और तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। जिस तरह जिंदगी गुजर रही है ना, इसी तरह चलाती रहो। वो सर्द लहजे में बोलता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो पूरी रात रोती से सकती रही थी और अगले दिन भी वो उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रही, मगर सामने खड़ा शख्स तो पत्थर का बन चुका था जो उसे एक नज़र भरकर नहीं देखता था। ईद का दिन भी यूं ही गुजर गया था। उसने पूरा दिन अपने कमरे में ही गुजारा और उसे देखते ही वो अपना रास्ता बदल लेता था। वो तो जैसे उसकी मोहब्बत में जोगन ही बन गई थी। शाम को तैयार रहना, मिस्टर रहमान के यहाँ ईद मिलन पार्टी है, हमें वहाँ जाना है। वो अंसर के कमरे से निकल ही रही थी कि जब ही वो पास आकर बोला तो वो उसके मुखातिब करने पर जैसे खिल उठी थी। फिर वो बड़ी दिलजमी से तैयार हुई। उसने ब्लैक कलर की पाँव तक आती फ्रॉक पहनी थी। वो शानों पर दुपट्टा ओढ़े और खुले बालों के साथ हसीन तर लग रही थी। एक पल के लिए तो सुल्तान शाह भी उससे निगाहें हटाना भूल गया। फिर वो सर झटक कर बाहर की जाने बढ़ा तो वो बुझे दिल से उसके पीछे पीछे चली आई। वो लोग पार्टी में पहुंचे। कुछ ही देर गुजरी थी कि अंदर आती हस्ती को देखकर जैसे वो सुन सी हो गई। वो हस्ती कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन उज़हा थी। सब लोग उसे देखते ही चहमगोइया करने लगे थे। वो नंबर 1 बिजनेसमैन रेहान की बीवी थी तो जाहिरी बात है उसका वहां आना भी बनता था, मगर सुल्तान शाह के बदन में जैसी सुइयां सी चुभ रही थी। उज़हा उसे देखते ही पास आकर गले लग गई। कैसी हो मेरी गुड़िया, बाबा कैसे हैं? उसने बेकरारी से पूछा। आपको इससे क्या, और आप हैं कौन? मैं तो आपको नहीं जानती, वो तड़क कर बोली तो उज़हा ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसकी नज़र सुल्तान शाह पर पड़ी। ओह, तो ये भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, रेहान ने तंजिया अंदाज में कहा तो मुंतहा पलटी और जाकर सुल्तान शाह का बाजू थामकर खड़ी हो गई। जाहिरी बात है, जहाँ बीवी वहाँ शौहर। उसकी बात पर उज़हा की आंखें जैसे हैरत से फट ही गईं। सुल्तान शाह ने मुट्ठियाँ भींचकर उज़हा को देखा और फिर मुंतहा की कमर में हाथ डालकर करीब किया। स्वीट हार्ट, चलो डांस करते हैं, सुल्तान शाह ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सर खम करती उसके साथ डांस फ्लोर पर आ गई। दोनों कपल डांस कर रहे थे और उज़हा हसद और जलन से उन्हें देख रही थी। उनके कपल को हर एक सराह रहा था। कुछ देर के बाद वो लोग वापस निकल आए तो सुल्तान शाह की हंसी भी वहां से निकलते ही गायब हो गई थी। वो घर पहुंचते ही तेजी से अंदर की जानिब बढ़ा और अपने कमरे में आकर उसने हर चीज़ तहस नहस करके रखती थी। फिर वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े ज़मीन पर बैठता चला गया। मुंतहा खाली दिल के साथ चलती हुई उसके पास आई। प्लीज़ इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मैं ना जाने क्या कर दूँ, वो जब्त करते हुए बोला तो मुंतहा ने कर्ब से उसे देखा। फिर बिना कुछ कहे वो वापस पलट गई, मगर उसकी जान को कहाँ सुकून था। कुछ देर के बाद वो वापस आई तो वो वहीं ज़मीन पे बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। सोफे पे टेक लगाए आंखें मूंदे हुए था और अध जला सिगरेट उसकी उंगलियों के दरमियान दबा था। वो चलती हुई आकर उसके पास बैठ गई। आपको जितना गुस्सा है ना, आज मुझ पे निकाल दीजिए। मैं आपकी बेबसी को समझ सकती हूँ, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका दर्द। प्लीज़ सुल्तान, इस तरह खुद को मत अजियत दीजिए। उसके घुटने पर अपना सर टिकाए रोते हुए बोली तो सुल्तान शाह ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखें उसके सर पे गाड़ी, उसके बालों पे हाथ रखे उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। सुल्तान शाह ने उसे खींचकर खुद के करीब किया और उसके माथे से माथा टिकाए रो दिया। वो दोनों रो रहे थे। सुल्तान शाह के 2 बरस का दर्द आज आंखों से बह रहा था। वो उसे संभालते बेहाल हो रही थी। फिर वो उसे खुद में समोए अपना हर गम भुलाने की कोशिश करने लगा और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। मुंतहा खान की मोहब्बत जीत चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसने टूटे बिखरे सुल्तान शाह के अंदर जैसे एक नई रूह फूंक दी थी।
सुल्तान उसके बिना एक पल के लिए नहीं रह पाता था। प्रेग्नेंट हुई तो सुल्तान ने उसे हथेली का छाला ही बना लिया था। दोनों के दरमियान कभी उज़ा का जिक्र नहीं आया था। वक्त गुजरता चला गया। आज फिर से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन था और कल ईद थी, और अल्लाह पाक ने उन्हें कुछ दिन पहले ही नन्ही सी परी से नवाजा था, और अंसर तो अपनी प्यारी सी बहन को पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज इबाद साहब के पास वो दोनों बच्चों को छोड़कर ईद मिलन पार्टी के लिए निकले थे, और वहाँ हमेशा की तरह रंगो भूका समा था। कुछ देर में अधा और रेहान भी आ गए। अधा आज काफ़ी बुझी बुझी सी लग रही थी। कुछ देर के बाद रेहान बाहर निकला तो वो जल्दी से उसके पास आई। सुल्तान, मुझे माफ़ कर दो, वो रोते हुए बोली तो सुल्तान शाह ने सपाट चेहरे से उसे देखा। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। बात पे बात रेहान मुझे मारता है और मुझ पे शक करता है, यहाँ तक कि बिज़नेस डील के लिए मुझे। वो अपनी बात अधूरी छोड़ते फूट फूट कर रोती, और उसकी अधूरी बात सुनकर मुंतहा और सुल्तान शाह जैसे सुन हो गए थे। सुनकर दुख हुआ तुम्हारे लिए। मैंने माफ़ किया तुम्हें, और बहुत पहले ही कर दिया था, क्योंकि अगर तुम मेरी ज़िंदगी से ना जाती तो मेरी ज़िंदगी शायद इतनी खूबसूरत ना होती। मुंतहा तुम्हारी ही बहन है, मगर जो मोहब्बत में तुमसे चाहता था ना, वो मुझे मुंतहा ने दी। उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसका महबूब बनूं। उसने मुझ में वो सब देखा जो तुमने कभी नहीं देखा। उसने मेरे गम, तकलीफ़, तन्हाई सब दूर कर दी। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है अब। बाकी अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को आसान करे, और ये तुम्हारा अपना ही चुना हुआ रास्ता है। आज तुम्हें समझ आ गया होगा कि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो उसका ये मतलब नहीं कि हम उसे पाने के लिए गलत रास्ते अपनाएं और अपने रिश्तों के साथ बेवफाई करें। काश के इस बेवफाई पर भी सजाए मौत होती तो कोई बेवफा ना होता। मैं तुम्हारी बेवफाई से शायद मर ही जाता अगर मेरे हिस्से में मुंतहा की वफ़ा ना होती। मुंतहा की नज़रों ने मुझे अपने प्यार के काबिल समझा है। पता है, बचपन से ही मैं एक दर्द और तकलीफ़ में जिया हूँ। मुझे लगा कि तुम मेरी मंजिल हो तो मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी एक मुकम्मल फैमिली का ख्वाब मेरी मंजिल थी, और मैं जिस मंजिल के लिए भटकता रहा वो मुंतहा थी। वो मिसेज़ रहमान से बातें करती मुंतहा को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोला, तो अधा ने हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। फिर कुछ देर के बाद मुंतहा पास आई तो सुल्तान का हाथ थामकर आगे बढ़ गई, मगर अधा थके थके कदमों के साथ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी, जिसमें चलते सिर्फ उसके दामन में कांटे ही आए थे। उसने एक बार फिर से मुड़कर उन दोनों को हसरत भरी निगाहों से देखा। सुल्तान शाह मुस्कुराता हुआ मुंतहा के रुखसार पे लब रखे, न जाने उसके कान में कौन सी सरगोशी कर रहा था, और मुंतहा खिलखिला कर हंस रही थी। मुंतहा ने सुल्तान को मोहब्बत दी तो सुल्तान ने उसकी कदर करते उसकी राहों में फूल ही फूल बिछा दिए थे। कुछ देर के बाद सुल्तान शाह ने गिटार उठाया और गुनगुनाना शुरू किया। वो दोनों एक दूसरे में खोए थे, गोया इस महफिल में अकेले हों। बहुत सी निगाहें हसरत से और बहुत सी रिश्क से उन्हें देख रही थीं।